हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज हम लोग राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट आपकी लैंड एक्वायर कर लेगी तो वो आपको कुछ पैसे देगी एज अ कॉम्पनसेशन। तो अब उस कॉम्पनसेशन को डिटरमिन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है या कैसे कैलकुलेट होगा, उन सबके लिए सेक्शंस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बाय कलेक्टर। जब गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगी आपकी लैंड के लिए, तो कॉम्पनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो लैंड एक्वायर की जा रही है उसकी एक्चुअली में मार्केट वैल्यू कितनी है। वो उसकी जो वैल्यू है वो हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो जो कलेक्टर है ना, उसको तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। स्टैम्प एक्ट वैल्यू, एवरेज सेल प्राइस, अग्रीड प्राइस या फिर कंसेंटेड अमाउंट। अब ये होता क्या है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टैम्प एक्ट वैल्यू क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना हमारी, वो एक मिनिमम वैल्यू फिक्स कर देती है लैंड्स की इन अ पर्टिकुलर एरिया, जिसको हम क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फिक्स की गई है वैल्यू, उसको हम ऑफिशियली सर्कल रेट भी बोलते हैं, गाइडलाइन वैल्यू बोलते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। और ये एक ऐसा रेट, एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे आप उस लैंड को सेल नहीं कर सकते। या तो उतने प्राइस पे करो या उससे ऊपर प्राइस के करो, लेकिन अगर उससे नीचे प्राइस पे आप कोई भी सेल डीड रजिस्टर करवाना चाह रहे हो तो वो इनवैलिड होगा, वो मान्यता नहीं रखेगा। सेकेंड इज एवरेज सेल प्राइस। जो कलेक्टर है वो ये देखेगा कि आपकी जैसी जो लैंड्स है वो पिछले 3 सालों में कितने एवरेज प्राइसेस पे बिकी है इन नियर बाय विलेजेस, मतलब आसपास के विलेजेस में। अगर आपकी जैसी जो भी लैंड है, आपके जैसे सिमिलर जो लैंड्स है, वो पिछले 3 साल में कौन कौन से रेट्स पे और कैसे कैसे दामों पे बिकी है, वो कलेक्टर देखेगा। देन अग्रीड प्राइस या फिर कंसेंटेड अमाउंट में क्या है कि मान लो जो गवर्नमेंट है उन्हें लैंड एक्वायर करनी है नॉट फॉर पब्लिक पर्पस बट फॉर अ प्राइवेट कंपनी या एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर करनी है। तो फिर क्या होगा, जो कॉम्पनसेशन अमाउंट होगा ना, वो आपसी सहमति से डिस्कस कर लेगा लैंड ओनर जिसकी लैंड एक्वायर करना चाह रहे हो, और प्लस में जो कंपनी है वो। तो ये दोनों मिल बैठ के और सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कि ठीक है कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो जो कलेक्टर है ना, उसकी ये ड्यूटी होती है कि इन तीनों में से जिसकी भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, या तो अगर स्टैम्प एक्ट वैल्यू से ज्यादा वैल्यू निकल के आ रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, या फिर एवरेज सेल प्राइस से या अग्रेड प्राइस से, इन तीनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी ना, वो चुनी जाएगी कि ठीक है ये आपकी लैंड की मार्केट वैल्यू है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू मस्ट बी कैलकुलेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 11। अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेक्शन 11 है, हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए। सेक्शन 11 में जो गवर्नमेंट होती है वो ये बताती है कि हम ये जो लैंड है हम पब्लिक पर्पसेस के लिए वो एक्वायर करना चाहते हो, वो नोटिफिकेशन, एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इशू कर देती है। तो इसमें यही बोला गया है, जब आप मार्केट वैल्यू उस लैंड की डिटरमिन कर रहे हो ना, तो जब नोटिफिकेशन इशू किया गया अंडर सेक्शन 11 उसी दिन देखनी है। क्योंकि अब ये भी तो हो सकता है ना कि भाई बाद में क्या पता कि वो जो लैंड है उसकी वैल्यू नीचे चली जाए, डिक्लाइन हो जाए या बढ़ जाए। तो इसलिए हमने एक फिक्स कर लिया कि ठीक है जो मार्केट वैल्यू है वो जब नोटिफिकेशन इशू किया गया अंडर सेक्शन 11 तब उसी दिन की डिटरमिन हो जाएगी। उसके बाद अब वो लैंड की वैल्यू बढ़े घटे हमें नहीं फर्क पड़ता। अब ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना, एवरेज सेल प्राइस, उसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस में कुछ बातें बोली गई है। एक्सप्लेनेशन वन तो सेम है कि जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, आपकी जैसी सिमिलर लैंड कितने में कितने प्राइस में बिकी है, एवरेज मतलब कितने प्राइस में बिकी है पिछले 3 सालों में नियर बाय विलेजेस में या नियर बाय एरियाज में, वो देखेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्सप्लेनेशन टू बोलता है टू अवॉइड इन्फ्लेटेड प्राइसेस ओनली द टॉप 50% ऑफ द सेल डीड्स, द हायर प्राइस वंस आर टेकन, लोअर प्राइस सेल डीड्स आर इग्नोर। इसका मतलब क्या है कि मान लो 6 सेल डीड है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था ना, तो हमने ये देखा कि ना मेरी जैसी बिल्कुल सिमिलर लैंड आसपास के एरिया में पिछले 3 साल में बिकी है, और कितने दामों में बिकी है, एक मान लो 8 रुपए में बिकी है, ठीक है। दूसरी मान लो 7, फिर तीसरी मान लो 6 रुपए में बिकी है, चौथी 5 में, फिर उसके बाद एक 4 रुपए में बिकी है, एक 3 रुपए में बिकी है, ठीक है। तो यानी कि ये 6 लैंड्स है, ये बिकी है, और एक बिकी है 8 रुपए में, फिर 7 रुपए में, 6 रुपए में, 5 रुपए में, 4 रुपए में, 3 रुपए में, ठीक है। ये सारी बिकी है। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं ले लूंगी 50% ऑफ द सेल डीड्स, द हायर प्राइस वंस, ठीक है। इन 6 डीड्स में से आप पहले देखो कि सबसे ज्यादा प्राइजेस में कौन सी बिकी है, ठीक है। ये 8, 7, 6 ऐसी वाली बिकी है, तो इन 6 का 50% ले लो, तो 50% और 6 क्या होता है 3। तो इन 3 सेल डीड्स को मैंने ले लिया, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाली थी उनको लिया, यानी कि 8, 7 और 6 वाली को। जो लोअर प्राइजेस वाली की थी ना, उनको मैंने इग्नोर मार दिया, यानी कि 5, 4 और 3 वाली को इग्नोर मार दिया। क्योंकि अगर मैं 6 सेल डीड्स में से 50% देखूं तो मुझे 3 लेनी है, और वो 3 भी वो लेनी है जो हायर प्राइस वाली है, जो लोअर प्राइस वाली है वो मैंने इग्नोर मार दी।
अब मैं अगर इनका एवरेज निकालूँ ना, यानी कि 8 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 करूँ तो 7 आएगा। यानी कि अब मुझे पता चल गया कि मेरी जैसी जो लैंड है, वो उसका एवरेज प्राइस कितना है, अप्रॉक्सिमेटली 7 है। तो उसके हिसाब से ही अब मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड जो है वो डिटरमिन होगी, जो कि है 7। इसमें एक्सप्लेनेशन 3 बोल रहा है, जब आप किसी भी लैंड की मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर रहे हो ना, तो आप ये बिल्कुल भी मत देखो कि पहले कॉम्पेंसेशन अमाउंट्स क्या-क्या पे किए गए फॉर सिमिलर काइंड ऑफ लैंड, क्योंकि जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट होता है ना, उसमें सिर्फ मार्केट वैल्यू नहीं जुड़ी होती, उसके अंदर बहुत सारी अलग-अलग चीजें भी जुड़ी होती है। जैसे अभी आप आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पता नहीं इंटरेस्ट होते हैं और डैमेजेस की भी प्राइस, सोलिटी है, मतलब पता नहीं क्या-क्या जोड़ के कॉम्पेंसेशन अमाउंट बने। तो अगर हम कॉम्पेंसेशन अमाउंट और मार्केट वैल्यू को एक साथ कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स जो कॉम्पेंसेशन है वही ज्यादा आएगा ना। इसलिए हम मार्केट वैल्यू को कॉम्पेंसेशन अमाउंट से जोड़ के लेके नहीं चल सकते हैं, हमें मार्केट वैल्यू को सेपरेटली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो भी इन स्टेप्स के हिसाब से जो ऊपर बताए गए। एक्सप्लेनेशन 4 वही बोलता है कि जब आप सेल डीड्स को देख रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग एवरेज सेल प्राइस, और अगर आपको लग रहा है कि ये सेल डीड्स में रियल मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कुछ तो घोटाला इन लोगों ने किया है, कुछ या तो फेक है या कुछ है, तो कलेक्टर के पास पूरा हक होता है कि उनको इग्नोर मारो, और जो आपको सेल डीड्स सही लग रही है, जिसमें शायद से रियल मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनको ही कंसिडर करो। अब नेक्स्ट तो अच्छे से समझ लो। Multiplier factor. After finding the market value, multiply it by a factor given in the first schedule. This multiplier is used mainly for rural areas. तो अब क्या होता है कि जो गांव के इलाके होते हैं उसमें लैंड ओनर्स के पास जो लैंड होती है ना, उसमें वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, विच इज कंसिडर टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लिवलीहुड। तो इसलिए जो गवर्नमेंट, उनका ये मानना है कि रूरल एरियाज में अगर लैंड सिचुएटेड है तो उनको थोड़ा ज्यादा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, जो भी मार्केट वैल्यू आती है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय अ फैक्टर, मतलब फैक्टर को एक मल्टीप्लायर या एक नंबर ही होता है, जो कि क्या है फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। एक्ट का एक फर्स्ट शेड्यूल बना हुआ है, उसमें अलग अलग जो है लैंड्स के मल्टीप्लायर वगैरह जो भी है वो सब लिखे हुए हैं। तो अभी मान लो रूरल एरिया यानी कि गांव के इलाके में मेरी एक लैंड है, जिसकी कीमत है, जिसकी मार्केट वैल्यू निकल के आई है 10 लाख पर एकड़। ठीक है। और जो फैक्टर जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है वो है 1.5 मान लो। ठीक है, 1.5 निकल के आए, तो मैं क्या करूंगी, 10 लाख पर एकड़ को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.5 से, फिर निकल के क्या आएगा, 15 लाख पर एकड़। यानी कि अब मेरी जो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड है वो 10 लाख पर एकड़ नहीं है, वो कितनी बन गई, 15 लाख पर एकड़, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लायर फैक्टर। और ये जो चीज है ना वो ध्यान रखना कि इट इज मेनली यूज फॉर रूरल एरियाज एंड नॉट फॉर अर्बन एरियाज। अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कलेक्टर है वो 3 मेथड्स यूज करके एक्चुअल मार्केट वैल्यू डिटरमिन करते हैं। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हो गया, या फिर पिछले 3 साल के सेल डीज में क्या एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, वो सब। लेकिन मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लैंड ट्रांजैक्शंस होती ही नहीं, क्योंकि मे बी वो ट्राइबल लैंड है, या फिर क्या है, कोई सेल डीड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिमोट इलाका है, बहुत ही दूर दराज इलाका है, या फिर क्या है कि स्टैंप एक्ट के अंदर जो गवर्नमेंट फिक्स करती है ना मिनिमम रेट, जिसको मैंने बताया था आपको, सर्कल रेट भी बोलते हैं और बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं, वही फिक्स नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी ना वो फिक्स कर देगी एक फ्लोर प्राइस, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देगी उस लैंड का, किसके बेसिस पे कि ऐसी सिमिलर लैंड जो है वो नियर बाय विलेजेस में कितने दामों पे बिक रही है, उसके बेसिस पे जो हमारे एरिया में जो लैंड है उसका दाम जो है गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। अब इसमें आगे ये बोला गया है शेयर ऑप्शन। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब लैंड एक्वायर करना चाहती है गवर्नमेंट, नॉट फॉर पब्लिक पर्पस बट फॉर द पर्पसेज ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो कॉम्पनसेशन अमाउंट लैंड ओनर और कंपनी के बीच में अग्री हो सकता है। तो जो कंपनी है ना वो ये भी बोल सकती है कि जो आपको हमें कॉम्पनसेशन पे करना है ना लैंड लॉर्ड को, हम क्या करते हैं उसमें 25% अपनी कंपनी में आपको शेयर्स दे देते हैं। तो फिर यही बात बोली गई है कि अगर जो कंपनी है वो चाहती है कि वो शेयर्स के फॉर्म में कॉम्पनसेशन दे सामने वाले बंदे को, सामने वाले लैंड ओनर को, तो वो सिर्फ 25% ही शेयर्स ऑफर कर सकती है ऑफ द टोटल कॉम्पनसेशन। 25% से ज्यादा टोटल कॉम्पनसेशन शेयर्स के फॉर्म में नहीं जाएगा। यानी कि 25% शेयर्स के फॉर्म में दे दिया कॉम्पनसेशन, प्लस में जो 75% बचा ना वो आपको मनी या जो भी अदर अग्रेड फॉर्म है उसमें ही देना है। पूरा 100% आप ये नहीं बोल सकते लैंड ओनर को कि आप 100% जो कॉम्पनसेशन है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स इन माय कंपनी आप ले लो, नहीं। और ऊपर से ये भी लिखा है लैंड ओनर्स कैन नॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट द शेयर्स, यानी कि लैंड ओनर का हक होता है वो बोल सके कि नहीं हमें आपकी कंपनी में कोई शेयर नहीं चाहिए, ना 25% ना उससे कम, हमें पूरा फुल्ली कैश में ही चाहिए, पूरा 100% जो कॉम्पनसेशन है वो हमें कैश में ही दो। फिर आगे यही बात है कि लैंड एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो कलेक्टर है वो पूरी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखेगा, सब कुछ अप टू डेट होनी चाहिए।
और मार्केट वैल्यू का तो खासकर तब ध्यान रखो जब कोई ऐसी जैसे कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप एक्वायर कर रहे हो, ताकि ये इंश्योर हो कि भाई उनका जो राइट है, जैसे उनका फंडामेंटल राइट है, आपने हमने पढ़ा है कि राइट टू रन मैनेज एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूशन, ये इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो, उनका फंडामेंटल राइट किसी भी तरह से वायलेट ना हो। सेक्शन 27 टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो अब कलेक्टर ने क्या किया, मार्केट वैल्यू तो लैंड की डिटरमिन कर ली, पर ऐसा भी तो हो सकता है उस लैंड पे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं, जैसे कि बिल्डिंग बनी है, हाउसेस बने हैं, ट्रीज है, क्रॉप्स उग रही हैं, ये सब कुछ है। तो अब इनकी भी वैल्यू कैलकुलेट होगी और मार्केट वैल्यू में जोड़ दी जाएगी। क्योंकि ऑफ कोर्स यार, जब गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है लैंड, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लैंड रख रही हो और जो उसके ऊपर घर है वो आपको दे दिया, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अगर जो पूरी लैंड ले रहे हो उसके साथ जो घर ले रहे हो, तो भाई घर वगैरह के भी तो पैसे दो, उसका भी तो कॉम्पनसेशन दो। तो इससे मार्केट वैल्यू में प्लस हो जाएगा इन सब चीजों की भी वैल्यू, तो इससे बनेगा हमारा फाइनल कॉम्पनसेशन। लेकिन अभी बात इस पे नहीं रुकी, सेक्शन 28 क्या बोल रहा है, पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय द कलेक्टर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द अवार्ड। अब मार्केट वैल्यू में मैंने इन सारी चीजों की भी वैल्यू ऐड कर ली है, जो भी थे हाउसेस बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। लेकिन अब वो कुछ और भी फैक्टर्स है जो कलेक्टर को देखने। सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू हो गई। अब मान लो जब एक्विजिशन कर रहे हो तो मेरे उस पे कुछ ट्रीज थे, क्रॉप से जो डैमेज हो गया उसका कॉम्पनसेशन दो। फिर डैमेज ड्यू टू सीवरिंग द लैंड, यानी कि मान लो आपने ना मेरी लैंड का कुछ ऐसा पार्ट लिया कि अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अनयूजेबल है, वो मैं इसको यूज ही नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो एक बहुत बड़ी लैंड थी, उसमें से ना आपने बीच में से हाईवे निकाल दिया, ठीक है। अब जो बाकी जो पीस बचा ना लैंड का, वो ऐसा है कि ना उस पर घर बन सकता है, ना एग्रीकल्चर हो सकता है, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसका कॉम्पनसेशन आप मुझे दो। या फिर क्या है, एक्विजिशन के दौरान मतलब आपने ऐसा एक्विजिशन किया कि मेरी कोई और जो प्रॉपर्टी थी उसको इफेक्ट हुआ, या मेरे सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट हुआ, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन दो। या फिर आपने ऐसा एक्विजिशन किया है जिसकी वजह से मुझे अपना जो घर बार है वो शिफ्ट करना पड़ रहा है, या मेरे बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो आपको उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। जब आपने बोला कि हम लैंड एक्वायर करने वाले हैं, जब आपने पूरा डिक्लेरेशन कर दिया और जब आपने एक्चुअली में जो लैंड है उसको एक्वायर किया, उसके बीच के टाइम में अगर मुझे एक्चुअली में कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है, तो फिर उसका कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक लिखा है ना, क्रॉप कैन नॉट बी हार्वेस्टेड बिकॉज ऑफ द एक्विजिशन प्रोसेस, तो इसके लिए आपको मुझे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। या फिर कोई अदर ग्राउंड पे अगर है तो उसके बेसिस पे भी आपको मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अब सेक्शन 29 ना बहुत ईजी है, इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ थिंग्स अटैच टू लैंड और बिल्डिंग। जब मैंने आपको भी पीछे डिस्कस किया कि जो लैंड है उसके अगर ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बने, चाहे क्रॉप हो, ट्रीज हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, ये इन सब की भी वैल्यू डिटर्मिन करनी पड़ेगी। बट इन सब की वैल्यू आप कैसे डिटर्मिन करोगे, ठीक है। तो अब है ना, जो कलेक्टर है ना वो सीधे सीधे नहीं बोल देगा अरे ये तो घर है, इतना बड़ा घर है तो इसकी तो वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे। वो जो एक्सपर्ट्स है, जो कंपिटेंट लोग हैं ना, वो पूरी जांच पड़ताल करके बताएंगे कि ठीक है ये घर है, ऐसा ऐसा है, तो इसकी कितनी वैल्यू, अच्छा ये ट्री है, ठीक है, इसमें से क्या क्या है, ये फ्रूट बेयरिंग ट्री है या ये कैसा ट्री है, उसके बेसिस पे जो एक्सपर्ट्स है वो वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो इन सबके अलग अलग बताइए। बिल्डिंग और स्ट्रक्चर है, तो फिर कलेक्टर मस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम कंपीटेंट इंजीनियर और एनी टेक्निकल एक्सपर्ट टू करेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू। ट्रीज एंड प्लांट्स है, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा ट्री है, फ्रूट बेयरिंग ट्री है, टिम्बर ट्री है, ठीक है, या फिर क्या है, प्लांट्स यूज इन सेरिकल्चर कैसा है, तो उसके बेसिस पे आप इन एक्सपर्ट्स की, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट, फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट्स, सेरिकल्चर एक्सपर्ट्स, इन सब की हेल्प लोगे। फिर अगर स्टैंडिंग क्रॉप्स है, तो फिर उसमें क्या है कि कलेक्टर को उनमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि कितना नुकसान है, कितनी वैल्यू, उसके बेसिस पे सब कुछ डिटरमिन होगा। और मतलब स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब ये होता है कि जिनकी है ना अभी मतलब अभी भी वो लैंड में ही है, वो अभी हार्वेस्ट हुई नहीं है, वो अभी फसल कटी नहीं है, तो उसके लिए भी कॉम्पनसेशन जो है वो सब कुछ डिटरमिन करना पड़ेगा। तो शॉर्ट में बात ये है कि इन सब चीजों के लिए आपको एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। वेगली कलेक्टर जो है वो ये नहीं बोल सकता कि इसके प्राइजेस ये होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 30 अबॉर्डर सोलेटियम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरा टोटल कॉम्पनसेशन अमाउंट डिटरमिन हो गया, पहले मैंने मार्केट वैल्यू भी ले ली, उसमें जो मैंने आपको एसेट्स बताए थे ना, ये बिल्डिंग और ये वो और डैमेजेस, ये सब कुछ कैलकुलेट करके मान लो मेरी लैंड की पूरा मुझे कॉम्पनसेशन पता चल गया कि मुझे 10 लाख कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो अब इसमें क्या है, सोलेटियम यानी कि 100% ऑफ द एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी ऐड कर देंगे, यानी कि क्या है, प्लस में 10 लाख और मैं ऐड कर दूंगी, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरे अमाउंट को सोलेटियम बोल रही हूँ। सोलेटियम क्यों दिया जाता है, ये है, इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज पेड बिकॉज द लैंड इज टेकन वॉलंटरी, सॉरी दैट बिकॉज द लैंड इज टेकन कंपल्सरी एंड नॉट वॉलंटरली। क्योंकि मेरी स्वेच्छा से मेरी लैंड नहीं ली जा रही, मेरी इजाजत से मेरी लैंड नहीं ली जा रही, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से ली जा रही है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन कितना, 100% ऑफ द टोटल कॉम्पनसेशन अमाउंट मुझे मिलेगा। तो जैसे कि मेरा पूरा टोटल कॉम्पनसेशन अगर 10 लाख आया था, तो उसमें मैं सोलेटियम को भी ज्वाइन करूंगी। सोलेटियम कितना, उतना ही जो मतलब टोटल कॉम्पनसेशन आया ना उतना ही प्लस करना है, तो प्लस में 10 लाख और कर दूंगी, तो कितना हो गया, 10 लाख की बजाय मुझे पूरा 20 लाख मिलेगा।
और ये क्या होता है, ये जो सोलेटियम होता है ना, इट इज ऑलवेज एन एडिशन टू द कॉम्पनसेशन। ऐसा नहीं कर सकते कि जो सोलेटियम है आपने कॉम्पनसेशन यानी कि ये 10 लाख में ही सोलेटियम इंक्लूड कर दिया, नो नो नो। जो आपने टोटल कॉम्पनसेशन निकाला है ना, सपोज 10 लाख आपने टोटल कॉम्पनसेशन निकाला है, तो सोलेटियम क्या होगा, यही पूरा 10 लाख एक और बार ऐड कर दो यानी कि 20 लाख बन जाएगा। तो अब इसको यही एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। टोटल कॉम्पनसेशन इज 10 लाख रुपीज। अब टोटल कॉम्पनसेशन को जरा समझना, यहाँ पे सिर्फ मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, एसेट्स की भी बात हो रही है। एसेट जो मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग है, हाउस है, अटैच्ड है लैंड के साथ, प्लस में कोई अगर डैमेजेस है किसी प्रकार के, उसमें भी आपको कॉम्पनसेशन पे किया है। तो सबकी वैल्यू मिला के यानी कि मार्केट वैल्यू प्लस एसेट्स प्लस डैमेजेस, हमारी वैल्यू आई है 10 लाख रुपए। सोलेटियम मैंने आपको बताया 100% पूरा टोटल कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो वो भी 10 लाख रुपए। तो फाइनल अवार्ड कितना होगा, 10 प्लस में 10 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। अब आपको 12% एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे भी मिलेगा, क्योंकि इसका पर्पज समझो। देखो मैं आपको 3 डेट बताती हूँ। एक डेट ये है जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया बहुत डिटेल में, उसकी डेट निकली, उसका नोटिफिकेशन इशू हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक डेट ये हो सकती है जिस दिन पे क्या है, कलेक्टर ने अवार्ड अनाउंस किया कि आपको आपका कॉम्पनसेशन इतना मिलेगा। या फिर एक डेट ऐसी हो सकती है जहां जब आपकी जो लैंड है उसको पोजेशन में ले लिया जाएगा। ये 3 डेट है, ठीक है। अब ये वाली डेट का, इन दोनों में से जो भी चीज पहले होगी ना, हम उसको कंसिडर करेंगे। यानी कि मान लो अगर जो कलेक्टर है उसने अवार्ड डेट पहले अनाउंस करी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। इन दोनों डेट के बीच का डिस्टेंस। पर अगर मान लो कि आपकी लैंड का पोजेशन पहले ले लिया गया, तो हम इन दोनों डेट के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो मतलब जो भी है, तो अब इन दोनों की जो डेट है, यानी कि ये एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बीच में, और इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट थी उनके बीच में जो भी गैप आएगा ना, अब वो इतना ज्यादा गैप था, या मतलब जो भी गैप होगा वो एक ऐसा गैप है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बीच में आपका तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। वो जो आपकी जो लैंड है जिससे आपको शायद फायदा हो सकता था, आप उस पर कुछ भी कर सकते थे, आपको फायदा नहीं हो रहा, वो फ्रीज हो गई। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी उसका पोजेशन ले, आपको अवार्ड भी नहीं मिला, तो वो जो लैंड है आप उस पर भी कुछ नहीं कर सकते जो शायद आप कर सकते थे और आपको प्रॉफिट मिल सकता था। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो आपको इस पीरियड के दौरान, जब तक आपकी जो लैंड है वो या तो ले नहीं लेती गई या फिर आपको कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, वो इस पीरियड के दौरान आपको पूरा कॉम्पन मतलब पूरा इंटरेस्ट जो है वो पे करेगी। तो ये इंटरेस्ट जो है 12%, वो कैसे कैलकुलेट होगा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू, ठीक है। मतलब टोटल कॉम्पनसेशन पे नहीं कैलकुलेट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखो, टोटल कॉम्पनसेशन है 10 लाख, तो उसके बेसिस पे नहीं कैलकुलेट होगा। आप क्या करोगे, 12% करोगे, ठीक है, इंटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कुछ भी निकली है, मान लो 5 लाख निकली है, तो इंटू 5, ठीक है। और फिर उसके बाद इनटू ये जो बीच का जो गैप है, ठीक है, जो भी गैप निकला होगा ना, मान लो 2 साल, ठीक है, 2 साल का गैप निकला, यानी कि जब नोटिफिकेशन इशू हुआ था, ठीक है, और जब कलेक्टर ने अवार्ड की डेट अनाउंस की, या फिर जो भी मतलब पोजेशन ले लिया गया, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों के डेट के बीच का गैप इज 2 ईयर्स। इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा ना अमाउंट, उसकी बात हो रही है कि वो भी हम टोटल कॉम्पनसेशन में फिर उसको प्लस कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको पर्पस तो बता दिया कि ये 12% आपको एडिशनल अमाउंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी तो लैंड एक तरीके से फ्रीज हो गई ना। आप उस पर जो कुछ कर सकते थे वो अब आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एकदम से अनाउंस कर दिया कि हम आपकी लैंड एक्वायर कर रहे हैं, और मतलब अब बीच में मामला लटक लटक गया। ना आपको कॉम्पनसेशन अभी दिया है, ना लैंड की पोजेशन दे रखी है, कुछ भी नहीं दिया। इसलिए आपको हमने ये 12% एडिशनल अमाउंट हम आपको दे रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। या सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है ना, उसका एक और मेजर टॉपिक बचा है रीसेटलमेंट से रिलेटेड। उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, क्योंकि ये कॉम्पनसेशन से बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मुझे डालना पड़ा, बिकॉज किसी का एग्जाम है इसी हफ्ते, इसलिए वरना मैं दोनों को मर्ज करके डालती। बट रीसेटलमेंट की भी आई कैन अश्योर यू कि वो जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड इफ माई वीडियो हेल्प यू इन एनी मैनर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।